नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 3 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं था। और जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम 2 या 3 वीडियो आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। वैसे तो हम जीके जीएस का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे मैथ का वो ट्रेंडिंग टॉपिक जो आप अभी जो है एग्जाम में धूम मचा रहा है, वो सभी ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। इससे पहले 2 वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। फिर भी जो कुछ और पैटर्न मुझे लगा कि भाई ये भी छप रही है और इसका अगला भी छप सकता है, तो भी मैं सभी को जो है यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम मुझे 7 से 8 टॉपिक के बारे में आपको समझाना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है और 25% आय में वृद्धि होती है और खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, इसमें एक चीज और लिख सकता था, नहीं भी लिखेगा तो आपको समझना है कि कोई भी आदमी जब 65% कोई चीज खर्च कर देता होगा तो एक दूसरा चीज का नाम है बचत। एक तो होती है खर्च, उसका उल्टा होता है बचत। तो 65% अगर खर्च करेगा, आप ही मान लो खर्च करोगे, तो 35% बचाओगे कोई भी चीज का। मैं मान लिया कि भाई इसका इनकम जो है वो RS 100 रुपया जो है इसका इनकम है। अब इनकम में बोल रहा है कि 25% की बढ़ोतरी हो गई। अब इनकम हो गया 125 रुपया और बोलता है कि खर्च में भी 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो 65 में हम 20% का बढ़ोतरी करेंगे, यानी 120/100 से गुना कर देंगे। इसे 6/5 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए ये 5 से और ये 6 से कटेगा और ये आपका 13 पचे के 65, तो 13 छके 78 रुपया अब नया खर्च हो गया है। खर्च बढ़ने के बाद जब खर्च में 20% बढ़ जाएगा तो अब बचत कितना हो गया भाई। तो पहले जो है कितना बचाता था, 35 रुपया। अब बचत निकालने के लिए नवका आय में से नवका खर्च घटाना पड़ेगा, है ना। तो अब जो है 125 में से 78 को घटा लेते हैं। तो 125 में से हम 78 को घटाएंगे तो 22 और 25 47 रुपया होगा। अब जो नया बचत आ गया है ये आ गया आपका 47 रुपया। तो आपको बचत नहीं, बचत प्रतिशत पूछ रहा है। तो नया बचत का डिफरेंस कितना है 35 और 47 में, तो 12 रुपया। 12 गुने 100 अब बट्टा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हमेशा पहले वाला चीज पहले खरीदोगे तब न बेचोगे। तो क्रय मूल्य याद रखो, कोई भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो पहले क्या था, 35 था इन दोनों आंकड़ा में, तो हम यहाँ 35 डाल देंगे। 35 से काटेंगे, ये 7 के कटेगा 5 से, और ये आपका जो है 20 से कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो 12 और 20 को गुना करेंगे तो 240/7 आपका आंसर हो जाएगा। 240/7 प्रतिशत वृद्धि होगी। और इसको अगर काटेंगे तो 7 चौका के 28, 7 चौका 28, 7 तिया 21 और 3 पर 0 30 34 पॉइंट समथिंग होगा। कहाँ पे है 34 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे की करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पर भी ध्यान देते जाए एग्जाम के अंदर। पता चले ये दोनों कैलकुलेट करने में आपका जो है 20 सेकंड और खराब हो गया, तो ये तो फ्री में खराब हुए ना। तो इसीलिए जो है हमें जो है ओरिजिन वाला अंक मिल गया 34। अब मैं देख लिया भाई 34 किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो यही आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है देखने में। इसके कुछ गुणधर्म है जो आप थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। इसके गुणधर्म में क्या होते हैं कि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। सभी भुजा की जो लंबाई है आपस में बराबर होती है, मैंने ए मान लिया सभी को। इसके अलावा जहां पर ये कटता है, जैसे ये बिंदु पे जो है दोनों विकर्ण इसके कट रहे हैं, जहां पर भी ये कटता है वहां से क्या होता है कि ये 90 का कोण बनाता है। ये 90 का जो है एक विकर्ण एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, यानी 90 का कोण बनाता है, ठीक है। तो अपने पाइथागोरस का प्रमेय 90 का कोण बताने का हमारा ये मकसद है कि अगर आप नहीं समझते, पहले से नहीं जाने ये चीज, तो 90 बताने का ये मतलब है कि भाई पाइथागोरस लगेगी। जैसे इसे हम कह देते हैं लंब, आपने समकोण त्रिभुज देखा होगा, इसे हम कहते हैं आधार, ठीक है, और इसे हम कहते हैं कर्ण। तो 90 के सामने की जो भुजा होती है ना, वो हमेशा कर्ण होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा होती है। और जब हमें कर्ण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। अगर इन दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई दो भुजा पता हो तो तीसरा आराम से निकाला जा सकता है। बस इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करते हुए आगे निकलेंगे ग्रीस लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे समचतुर्भुज की भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 है। सूत्र तो ये होता है कि 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र है, लेकिन हमारे पास तो एक ही विकर्ण है भैया, तो दूसरा विकर्ण कहाँ से आएगा? तो दूसरा विकर्ण अभी अभी आएगा। देखिए कहाँ से, यहाँ से आएगा, है ना। भुजा हो गया है 20 और ये जो है एक दूसरे के समकोण पे काटता है, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे 20 हो गया आपका कर्ण और एक वो विकर्ण दे दिया है 24। अब मैंने कहा कि आधा आधा में बट जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 12 और ये मुझे पता नहीं है, चूंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा है। तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर हो गया x, है ना। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 400 में से 144 गया तो 256 का रूट अंडर, और 256 का रूट अंडर का मतलब होता है 16। तो यहाँ से यहाँ तक भी 16 और ये जो x यहाँ से यहाँ तक भी 16। तो टोटल विकर्ण का लंबाई कितना हो गया? 32, ये वाला विकर्ण का। और एगो विकर्ण 24 दिया ही है, सूत्र में रख दो। 1/2 गुने 24 गुने, अभी हमने दूसरा विकर्ण निकाला था 32, काट देंगे ये 12 से। 32 गुने 12, तो 32 गुने 12 जो है आपका 5 गुने 3, 5 तिहाई के 15, अंकों का योग 6 होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 6 14, 8 6 14 7, कितना हो गया? 21, अंकों का योग 3 है, ये नहीं हुआ। 8 4 12 3 15, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए ये 12 है, ये भी नहीं हुआ। 4 2 6, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों की सस्पिशन है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि अंकों का योग 6 आ गया। मैं बताऊंगा ये कैसे होता है, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल गुना कर लेते हैं, लास्ट में 4 होना चाहिए। तो लास्ट में 4 ऑप्शन नंबर बी में है, यही राइट आंसर है। आपको एग्जाम में ऐसे ही चलना है, ये नहीं कि पूरा गुना करने लगे। जैसे अभी मैंने देखा, आपने देखा कि मैंने 12 और 32 को गुना नहीं किया पूरा। अगर मैं इसको गुना करूंगा तो कम से कम 6-7 सेकेंड तो लग जाएंगे, 5 सेकेंड तो मिनिमम मानो लगेगा। ठीक है, वो 5 सेकेंड बचाने के लिए क्या है, लास्ट में होना चाहिए 4। कितने ऑप्शन में लास्ट में 4 है? एक ही ऑप्शन में है, बस इतना से हमारा काम हो जाता। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा बात भी बताया था यहाँ पे अभी कि आपको जो है अंकों का योग देख लेना है। देखिए इसमें कितना है? 2 1 3, और इसमें कितना है? 3 2 5, 5 तिहाई 15, 15 में अंकों का योग कितना है? 5 और 1 कितना हुआ? 6। तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आप गिन के देखिए, 8 4 12 3 15, 15 में है 6, तो यही आंसर होगा। वैसे 4 और 2 6 नीचे वाला भी है, लेकिन फिर इससे काम नहीं चला, तो हमने देखा कि लास्ट में 4 भी होना चाहिए, 2 दूना के 4, तो यही होगा आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। वैसे गुना करने का मैं एक और तरीका आपको सिखा सकता हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो। 12 गुने 32 है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले इस 12 को इस 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी की 4, है ना। उसके बाद 1 दूनी की 2, फिर इस 3 को करेंगे 1 अंक छोड़ के, 3 दूना के 6, 1 तिया के 3, फिर जोड़ेंगे 4 6 2 8 और 3। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। आप 12 गुने 32 करना है, तो 12 तिहाई के 36, चूंकि ये दहाई के अंक पे है, इकाई दहाई, तो एगो 0 डाल देते हैं, दहाई का मतलब 10, है ना। अब 12 दूना के 24, 360 है 24, 384, उससे आधा सेकंड में होगा। जो पहले वाला गुना आपने देखा और ये वाला गुना देखा। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा, मतलब रखे हैं, एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए मैंने बताया था कि ये टॉपिक जो है काफी ट्रेंडिंग में चल रही है कि कितने बेच के इतने क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, इतने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो आपको कैसे करना है, तो मैंने बताया था कि जहां भी लास्ट में बराबर लिखा रहता है, इसके पहले क्या लिखा है, तो देखिए विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आपको विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानना पड़ेगा। तो 280 कुर्सी अगर हम बेचेंगे, सेलिंग प्राइस है ये, और मैंने एक वस्तु का जो है 1 रुपया सेलिंग प्राइस मान लिया, तो 280 रुपया में बिका होगा, है ना। और हिसाब अब हम पढ़ेंगे। कहता है कि 280 कुर्सी को बेच के 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 280 कुर्सी के जो सीपी होगा भैया, इनसे 35 रुपया कम होगा, तो 35 रुपया कम होने का मतलब है 245 रुपया होगा, है ना। 245, हाँ बराबर 245, 50 30, सही है। 245 रुपया होगा। ये कहां से आया? ठीक से इसको पढ़िए, आपको इन्फॉर्मेशन इसी आंकड़े में
मिल जाएगा, इन दोनों आंकड़े में मिल जाएगा। एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेच के 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मैंने कहा कि लास्ट में जो बराबर रहता है ना, इसके पहले क्या लिखा है वो आपको पकड़ना है। तो इसके पहले लिखा है आपका, क्या लिखा है, विक्रय मूल्य लिखा है, तो हमें विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानना पड़ेगा। एक पीस का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 280 पीस का विक्रय मूल्य हमने 280 रुपया मान लिया। बोलता है जितने 35 वस्तु को बेचता ना उतना रुपया लाभ कमा लेता है। तो 35 वस्तु को बेचता तो 35 को रुपया था 1 रुपया के रेट से, तो क्रय मूल्य 245 रुपया होगा। लेकिन परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो कितना लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया, 35 रुपया। क्रय मूल्य कितना निकला, 245 रुपया। तो परसेंटेज लाभ कैसे निकलता है, लाभ गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य मतलब 245। 5 सत्ते के 35, 5 चौके के 20 और 4 पर 5 45, 5 नमे के 45, 7 सत्ते के 49। 100/7 आपका आंसर है। 100/7 यानी राउंड फिगर में तो नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया। इसके बाद 14 सत्ते 98, एक ही ऑप्शन बचता है। मैं काटूंगा खोटूंगा नहीं, सीधे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 14 सत्ते 98 और समथिंग कुछ आगे आएगा, हो गया आंसर, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, m जो है 25 से विभाज्य है। m कोई संख्या है जो 25 से विभाज्य है। m+1 और m+5 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसके करने के कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे लोअर तरीका है, जो पहले दिन हम सीखने इसको आते हैं तो कर लेते हैं, वैसे ही बताते हैं कि भाई 25 से विभाज्य होगा तो सबसे छोटी संख्या आप 25 ले लीजिए। अब 25 में 1 बोल रहा है जोड़ने को, अब 25 में फिर बोल रहा है 5 जोड़ने को, यानी m+n, तो 30। इसी को बोल रहा है कि 25 से विभाजित किया जाता है, तो 5 25 अब 5 6 हो गया 30, है ना। अब 25 और 1 कितना हो जाएगा, ये 26। 26 गुने 6 कितना हो जाएगा, 26 गुने 6 6 36 के 6, 26 और 6 को भैया गुना करना है। 26 गुने 6 20 6 के 120 हो जाता है, 6 36, है ना, तो 156 होगा। 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 12 3 15, है ना, तो 156/5, तो 5 तिहाई के 15, अब 5 1 5, तो एगो बच गया शेष, है ना। 155 तो कट जाएगा 5 से, तो 1 हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, जैसा मुझे इंफॉर्मेशन सवाल कहा वैसे ही मैं भी चला गया। एक ट्रिक और बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए x² + 12x³ + 9x², इस प्रकार से कुछ लिखा हो, अब फिर आपको x का वैल्यू पूछे, है ना, तो इसके बराबर में भी कुछ दिया हो, तो आप ऑप्शन में जो x का वैल्यू है ना उसको मान रख के संतुष्ट कर लेना, बनाना बच जाएगा। नहीं तो लंबा गुणनखंड ना 2 मिनट तो सोचने में ही चले जाते मेरे भाई, है ना। तो ये सब भी ट्रिक सीखा करो एग्जाम अगर आप जो है क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि वहां पे बना तो सब ले, लेकिन टाइम के अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है ये बहुत डिपेंड करता है। हिसाब तो सबको बनाने आता है। 12 संख्याओं का औसत 15 है, 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए एक तो है कि आपका बचपना वाला आदत जो मैं इससे पहले भी बताया था, और एक मैं गोला करके बताया था इस ऐसे सवाल को कि भाई कोई आया कोई गया, औसत में क्या वृद्धि घटी हुई, है ना। तो आज मैं दोनों तरीके फिर से बता देता हूं। तो ऐसा क्या है, 15 गुने 12, 15 गुने 12 करेंगे, प्लस एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाता है। अब इसको हम 13 से भाग देंगे, ये हमारा जो है नया औसत निकलेगा। ठीक है, एक है हमारा लॉजिक से, माने गोला है यहाँ 12 गो नंबर था, इसका एवरेज जो है ये मन में मानना है, आपको करना नहीं पड़ेगा, 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं करना पड़ेगा, गारंटी। 12 संख्याओं को एवरेज है आपका 15, एगो 41 भी आ गया, एगो संख्या जो है 41 भी आ गया। अब मुझे ये बताइए कि अंदर संख्या कितने हो गए, तो 12 + 1 आपने कहा कि 13 हो गए, और मैंने कहा कि भाई 41 जो है 41 और इंक्लूड कर लिया गया है, तो एवरेज से ज्यादा आया कि कम आया, तो एवरेज से ज्यादा आया, क्योंकि एवरेज तो 15 ही है, एवरेज से ज्यादा आया ना, तो ये औसत बढ़ाएगा ना जी, औसत बढ़ा देगा। तो एवरेज कितना था 15, अगर वर्ष लेके एगो ये लड़का आता, जो अगला लड़का जो आया 15 अगर लेके आता, संख्या माफ कीजिए लड़का नहीं है संख्या है, अगर खाली 15 होता तब तो फर्क ही नहीं पड़ता, एगो संख्या बढ़ता, 15 आ गया तो औसत में मर्ज हो जाता। लेकिन यहाँ 15 से कितना ज्यादा है, तो 26 ज्यादा है। अब आंकड़ा कितने हो गए अंदर में, तो 13 हो गए, तो 13 से भाग दे देंगे। तो हर आदमी के मतलब हर संख्या पे इंडिविजुअल 2 का वृद्धि कर देगा। ठीक है, तो पहले था कितना, पहले था 15, अब हो गया होगा 17। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति को
24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अभी अभी आपको मैंने कहा कि जहां ऐसे प्रश्न में बराबर लिखा हो लास्ट में, उससे पहले क्रय मूल्य लिखा है कि विक्रय मूल्य, उसको पकड़ना है। इससे पहले वाले जो आपने प्रश्न देखा था 280 पीस बेच के कमा रहा था 35 पीस के बराबर, तो वहां पे इसके पहले जो है विक्रय मूल्य लिखा था, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है। तो अब क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा आपको 1 रुपये, ठीक है। तो 90 लीटर 96 है, 96 लीटर दूध का हमने सीपी जो मान लिया है, क्रय मूल्य मान लिया है, वो 96 रुपया मान लिया है। 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, एसपी इतना ही 96 लीटर का एसपी जब बेचेगा ना तो कितना हो जाएगा, तो 96 और 24 जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 लीटर का 1 रुपया आपने माना है क्रय मूल्य, तो 24 लीटर का क्रय मूल्य 24 रुपया होगा, और लाभ बोल रहा है हुआ है 24 लीटर के बराबर, है ना। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 120 रुपया। 120 रुपया में बिका होगा 96 की वस्तु, तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है मेरे भाई। तो कितना हो गया, 20 और 4 24 और गुने 100 अब बट्टा आपका 96, ये है आपका आंसर। देखिए इस सवाल में ये जो मैं कहा कि भाई 120 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य होगा, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टैंड, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हमें तो क्रय मूल्य से मतलब है, क्योंकि तो हिसाब तो स्पष्ट लिख रहा है कि 24 लीटर के बराबर लाभ कमाया, तो 24 लाभ कमाया भाई, तो मुझे तो विक्रय मूल्य से क्या करना है, विक्रय मूल्य थोड़ी पूछ रहा है एग्जामिनर, मुझे तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य मिल गया तो मैं विक्रय मूल्य क्यों निकालूं, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर विक्रय मूल्य भी पूछ दे या फिर लाभ विक्रय मूल्य के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए पूछ दे, कभी कभी एग्जामिनर बहुत टेढ़ा होता है। आपने जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर भाई लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पार्टिकुलर सवाल होते हैं जिसमें वो लिखेगा कि विक्रय मूल्य के हिसाब से लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत होगा, उस समय विक्रय मूल्य जरूरी है। इसीलिए मैं निकालना भी बताया कि भाई 24 रुपया लाभ होता है तो विक्रय मूल्य इतने हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्रय मूल्य को सीपी माना है, 1 लीटर का 1 रुपया, तो 24 के बराबर लाभ होता है, 24 रुपया लाभ होगा, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ोगे तब ना विक्रय मूल्य आएगा, है ना। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेना, है ना। 24 चौका होता है आपका 96 और ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25% जो है आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेंदी भले होता है, लेकिन मैं आपको हर एक एंगल से सिखाना चाहता हूं ताकि आपको जो है दोबारा सामने आए तो कभी झिकझिकाहट बिल्कुल नहीं, ऐसे देखते ही पेन चलनी चाहिए और सेकंडों में बननी चाहिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। देखिए एग्जाम का जो सबसे ज्यादा वेटेज क्वेश्चन आ रहा है लाभ हानि और परसेंटेज से ही आ रहा है, और अभी जो है विभाजन के नियम से 1-2 क्वेश्चन आने लगा है ज्यादा, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। अब देखिए सीपी दे रहा है 90 रुपया, मैंने क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया, और रिटेन प्राइस जो है मिनिमम मेंशन प्राइस बोल सकते हैं इसे, इसको मैं 100 रुपया मान लिया। इसके बाद 1% का छूट अंकित मूल्य पे दे रहा है, तो 1% का छूट अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 99 रुपया हो जाएगा। 99 रुपया हो जाएगा क्या चीज, विक्रय मूल्य। 1% के छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब 99 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, 90 रुपया हो गया है क्रय मूल्य, तो 9 रुपया हो गया लाभ, 90 का 9 रुपया कितना है 10%, तो 10% लाभ हो गया, है ना। वैसे भी आप निकाल सकते हैं 9 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना 90 रुपया, तो ये कट जाएगा 10 मरतबे और एगो जीरो उड़ जाएगा, तो 10% लाभ हो जाएगा। बहुत सारे हिसाब आपको पढ़ते ही आ जाना चाहिए। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, 160 रुपया इन्होंने लिख दिया, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि अंकित 160, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% का छूट देता है। अब 160% जो लिख दिया है उस पे 35% का छूट देगा, यानी ये 65% बचेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये 13 से कटेगा और ये 20 से कटेगा, ये 0 से कटेगा और ये 8 से कटेगा। 13 अट्ठे के होता है 8 त्रिक के 24, है ना, हाथ में 2, 1 अट्ठे 8 और 2 10, 104। 100 रुपए की वस्तु 104 में बेची जा रही है। अजय ने 728 रुपए में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो भाई 104% में वो खरीदा, दुकानदार 4% लाभ कमा रहा है, 60% ज्यादा रिटेन कर दिया था, 35% का छूट दे दिया था, इसका फाइनल कंक्लूजन जो है 104% आया। इसका जो मूल्य मैंने माना 100 रुपया या फिर 100%, है ना, तो 104 मतलब 4 ज्यादा है ना जी, तो 104 यूनिट का वैल्यू जो है आपका
728 है। इसको काटेंगे तो मुझे दिख रहा है कि 7 बार में कटेगा, है ना, 7 बार में कटेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 100 का निकालना है, तो 700 रुपया जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि गति 30 किलोमीटर पर आवर हो तो पुल कितने समय में सेकंडों में पार करेंगे। सेकंड में आपका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। देखिए, जो 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है और 800 मीटर की लंबी पुल है, तो टोटल दूरी दोनों जुटेगा। अगर मान लीजिए कोई वृक्ष होता तो वृक्ष की दूरी जो है 0 मानते, गाय का दूरी 0, कोई आदमी है उसका 0, सिग्नल का दूरी 0, है ना, ये सब 0 होता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिसकी दूरी दिया गया है, तो टोटल दूरी ट्रेन की दूरी के साथ आप जोड़ दें। और ये दोनों किस चीज में है, तो ये आपका मीटर में है, ये भी ना भूलें। इसके अलावा 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और मीटर से मीटर आपका कट जाएगा। और ये मैंने कुछ नहीं किया है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल के है। दूरी आपका ट्रेन की लंबाई प्लस पुला की लंबाई, और चाल एक गो ट्रेन है तो 30 किलोमीटर गुने 5/18 से गुना कर दे, इतना मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड में ऑप्शन पहले से पड़ी है, आपका काम हो जाएगा। 36 18 6 पंचे के 30, ये हो गया 25/3। ऊपर में हो जाएगा 8 और 1 900/1 गुने 3/25। 25 से अगर आप 900 को काटते हैं मेरे भाई तो 36 होगा, और 36 और 3 को गुना करते हैं तो आपका 108 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया हो जाती है। यानी ये अमाउंट दे रखा है 201840, ये 2 वर्षों में बढ़ा है और 16% रेट है। भैया 16% रेट पे फाइनल कंक्लूजन 2 वर्षों के लिए मैं क्या बताया था कि भाई 2 वर्षों के लिए फाइनल रेट को किस मोड में लाना है आपको, तो 2r/r² के मोड में लाना है। रेट आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 16%, तो 16 गुने 2 32 और 16 का स्क्वायर होता है 256। मैंने ये भी कहा था कि इस स्लाइड के बाहर मुझे जो है, यानी ये स्लाइड जो है इसके बाहर मुझे हमेशा 2 ही अंक चाहिए। यहाँ पे 3 अंक है, तो ये 2 वाला जो है इस पिछवाड़ा वाला में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका 3 हो जाएगा, इसके पिछवाड़ा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। 34.56% जो है हमें निकालना होगा, तो ब्याज निकलेगी। चूंकि ये मिश्रधन दे रखा है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये जो है वैल्यू ये 134.56% की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है 134.56% की वैल्यू है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं 100%, तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 134.56 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है भाई 201840। अब मुझे 100 का निकालना है, तो पहले मैं इधर से 100 कर लेता हूं, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मैं इधर से पहले 1 का निकालता हूं आपको समझाने के लिए। वैसे ऊपर से कुछ ना कुछ कटने वाला होगा, तभी तो राउंड फिगर में ऑप्शन है, ये भी बात तो सोचने की है ना। तो ऊपर से ही काट डालते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है भैया। 20 18 40 गुने ये 100 उधर चला जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो 100 इधर आ गए, और 134.56 नीचे में आ गए। ये हो गया आपका 1% का वैल्यू। मुझे 100% निकालना है, तो 100 और गुना कर देंगे भैया। ये 100 जो आया है ना, ये दशमलव को हटाने की बाद वाली 100 है, जो इधर चला के कोना कानी गुना होगा, ठीक है। इसके बाद 134.56 से इसको काट डालते हैं, तो देखिए 4 से जो है 56 भी कट रहा है और 4 से 40 भी कट रहा है। अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो 4 से पूरी संख्या कट जाती है। तो 4 तिहाई के 12, 1 पर 4 14, 4 तिहाई के 12, 2 पर 5 25, 4 छके के 24, 4 चौका के 16। 4 से कट गया, 4 पचे के 20, नहीं लगा 0, 4 चौका के 16, 2 पर 4 24, 4 छके के 24, एगो 0। 56,460 इधर से आया। इसके अलावा इसको मुझे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है मेरे दोस्त, तो इसको जो है आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। 134.56% का वैल्यू आपका 2,18,040 आपके एग्जाम में आप 2,18,040 है, आप सॉरी 2,01,840 है, माफ कीजिएगा। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो 134.56% का वैल्यू इतना है। 100 का निकाल के मुझे बताइएगा। और ये कैसे हुआ था 134.56, क्योंकि 34.56 जो है ब्याज मिलेगा, और ये आपका जो है अमाउंट दे रखा है, ठीक है। और ये कैसे होता है 2r/r² 2 वर्षों के लिए। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे मैंने रखा है
इस प्रश्न को जो है अच्छे प्रश्न की दर्जा दिया जाए, क्योंकि अभी जो है विभाजन से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। ये जो इन्फॉर्मेशन बाद की होती है ना, वह छोटी से छोटी, वह सबसे छोटी, वो काफी खतरनाक होती है, डेंजर होती है। आपने हिसाब बना दिया, एक से ज्यादा ऑप्शन दिख गए, किसी एक पे टिक मार के निकल लिया, लेकिन इस जो बैंड नहीं किए कि भाई छोटी से छोटी लिखा था, तो ये सब देख लिया कीजिए एग्जाम में, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 का हम ऐसे प्रश्नों में एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम ही वह संख्या है जो दिए गए सभी संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है। एलसीएम अगर मैं इसको निकालूं तो 4 से भी विभाजित हो जाएंगे, 5 से भी हो जाएंगे, 6 से भी और 7 से भी, और उसमें मैं एक इंक्लूड कर दूंगा तो हो जाएगा हमारा एक शेष बचेगा। सबको विभाजित करने के बाद एक एक शेष सब देगा, है ना। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालने जाए तो ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इधर से तो अब कोई कटने वाला ही नहीं है, तो 5 दूना 10 तिया 30, अब 30 7 21, 7 तिया 21, 210। 210 के दूना होता है जी 420, और 420 में एक शेष बचाना तो एक जोड़ना ना पड़ेगा, तो 421 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 421 नहीं है कि हाँ है ना, ऑप्शन नंबर 1 में है, 421 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है, लघुत्तम समावर्तक 84 है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम से भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम जो है, एलसीएम और एचसीएफ आपको दशमलव वाला अंक देके निकालने को बोला जा रहा है। तो आपको मैं बता रखा है कि मान लीजिए कि 0.3, इसके बाद मान लेते हैं कि 15/5, इसके बाद मान लीजिए कुछ भी 0.2 मान लेते हैं। इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पहले इसको बैलेंस करो, 3/10 होगा ये, और ये होगा आपका 15/5 जो लिखा है, और ये होगा आपका 2/10। मैंने कहा ये जब तक कटे ना तब तक काटते रहना है, जब तक कटना न रहे रुके तब तक छोड़ना नहीं है। 3/10 तो नहीं कटेगा, तो ये इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 15/5 तो 15/5 तो कटेगा, 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, 3/1 हो गया मतलब, और ये हो गया 1/5, 2/10। अब मैं इसका निकालूंगा एलसीएम, बोलेगा तो 3, 3, 1 का एलसीएम 3, और नीचे वाले का एचसीएफ 10, 1, 5 का एचसीएफ 1, तो एलसीएम इसका 3 निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ कहता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन कटना वाला बात जो बताया ना कि जब तक कटता रहे तब तक काट के ही भिन्न को छोड़ना है, तब उसके बाद ये प्रक्रिया करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 4 के अनुपात में है और लघुत्तम समावर्तक 84 है। अब मैं बच्चा वाला तरीका ही सिखा देता हूँ। वैसे तो सीधे सीधे गुना करना है इसको, 4 तिया 12, एक्स का वैल्यू इतना, एक्स का वैल्यू 7 आएगा, एक हो जाएगा 21 और एक हो जाएगा 28। यही दो संख्या है जिनका एलसीएम 84 है। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है भाई, 3 और 4 के अनुपात में है, तो एक संख्या आपने 3x लिखा होगा, एक संख्या आपने 4x लिखा होगा, दोनों का एलसीएम लगाए होंगे तो x मर्तबे लगाना पड़ेगा, तो ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो 4 तिया की 12, 4 तिया की 12x, तो 12x का जो क्या निकला एलसीएम निकला। इसके एवज में कितना दिया है 84, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 7, x का वैल्यू 7, तो छोटका संख्या 21 और बड़का संख्या कितना हो गया 7 चौका 28। तो यही चीज जो है आपको मैंने मौखिक रूप से बताया था और यही इसका बेसिक रीड है। इसके अलावा एक घन का आयतन, एक घनाभ के आयतन जिसकी लंबाई 9, चौड़ाई 6, ऊंचाई 4 सेमी के बराबर है, घन की भुजा के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होगी। भुजा नहीं होगा, घन की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होगी। देखिए एक तो सबसे पहले घनाभ दे रखा है, इस प्रकार का कुछ घनाभ होता है, मुझे तो इतना बनाने नहीं आता है ना। घन बनाने आता है भाई, घनाभ जो है मेरा ड्राइंग बहुत कमजोर है भाई, इतना कमजोर है कि मैं पेन का भी चित्र नहीं बना सकता अगर ठीक से बोलो तो, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका कुछ है, आपका पैरामीटर दे रखा है कि एल बराबर दे रहा है लंबाई 9, बी दे रखा है आपका 6 और एच दे रखा है आपका 4, ठीक है। तो इससे जो ये घन बनेगा, ये क्रिएट होगा घन, उसका जो है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो मैंने बताया था भाई कि जब भी एक शेप से दूसरा शेप बनाया जाता है तो किस चीज का आप फार्मूला लगाते हो, तो ऑलवेज आयतन का फार्मूला। क्योंकि भाई जो आप बिसलेरी पानी पीते हो और बोतल जो इस प्रकार का आपका होता है, इस प्रकार का कुछ बोतल होता है ना इस प्रकार का, तो इससे आप फेंक देते हो तो वो कचरा वाला चुन के ले जाता है, रिसाइकल होता है तो क्या गलाया जाता है ना भाई। तो गलेगा तो पूरा चीज गलेगा ना, कि ऊपर का ढक्कन नहीं गलेगा, गलता है ना भाई, सब गलता है।
तो इसीलिए आयतन जब मतलब जब भी शेप बदला जाता है आपको जो मेंसुरेशन के अंदर, तो आप आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ भी मैं आयतन का फॉर्मूला लगाऊंगा, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। यही भुजा तो मुझे निकालना है क्योंकि भुजा ही पता नहीं है। इसके अलावा 9 गुने 6 गुने 4 हो जाएगा, क्योंकि घनाभ का आयतन ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब ए क्यू का वैल्यू जो है 9 छके 54 चौका 216 ए का वैल्यू निकल गया 6, क्योंकि ए क्यू बराबर 216 था। 216 को आप 6 गुने 6 गुने 6 लिख सकते हैं। और चूंकि ए क्यू है तो ए का मान मतलब 3 से 1 निकलेगा, तो 6 जो है आपका भुजा निकला। अब जो हमारा ये नया घन बना है, नया जो घन बना है, इसका जो है आपका भुजा हो गया है आपका 6, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 गुने 6, क्योंकि भुजा भी 6 है, तो 3 बार 6 का मतलब 216 यहाँ से निकल लेंगे चुपके से। ठीक है, घन का आयतन जो होता है मेरे दोस्त, भुजा क्यों होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है। घन का विकर्ण से सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में, तो √3a होता है आपका घन का विकर्ण। ठीक है, इसके अलावा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 19,404 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग कहे या पूर्ण गुना कहे, सॉरी पूर्ण घन कहे, या गुना करने के लिए बोले या भाग देने के लिए बोले, एक ही तरीका है एलसीएम वाली। 19,404 को आप एलसीएम ले लो 2 से पहले, 2 9 की 18, 1 पर 4 14, 2 7 14, नहीं लगा 0, 2 दूनी की 4, फिर 2 से लिए 2 चौका 8, 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 5, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, 2 1 2, 8 4 12, 5 17, 1 18। इसका मतलब 3 से कटेगा, क्योंकि अंकों का योग 3 के गुणज में है 18 है ना। तो 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 7 21, 6 1 7, 1 8 7 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 के 15, 1 पर 1 11 है ना। तो 3 3 9, 3 9 27। हाँ, फिर 3 से कटेगा क्या, 9 3 12, 9 3 12, 5 17। अब 3 से जो है नहीं कटेगा, तो वर्ग होने के लिए 2 2 का पेयर चाहिए, तो 2 तो पहले से है ना। इसके बाद 3 दोनों इन दोनों तो पहले पेयर में है, 2 गो 3 है, 2 गो 2 है, तो इतना को मैं भूल गया। अब मेरा जो संख्या आ गया वो आ गया 539। अब मैं ऑपरेशन जो है 539 के साथ करने वाला हूं। अब 539 को कौन से संख्या से गुना करे कि एक वर्ग संख्या हो जाए, तो भाई भाग देने के लिए बोल रहा है, भाग देने के लिए बोल रहा है ना, भाग देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 से तो लगेगा नहीं, 7 से लगेगा क्या, 7 से 7 7 49, 4 पर 4 49 है ना। तो कितना आया, 7 7 49, 4 पर 4 77 आ गया। तो ये तो कोई वर्ग संख्या नहीं निकली। इसके बाद 3 है, 3 से तो लगने ही वाला, 9 3 12 5 17, तो लगता ही नहीं। फिर हमारा एक ही बच गया 11। 11 से अगर भाग दे दें तो ये हमारा हो जाता है 11 चौका 44 है ना, और 44 6 3 11 99, 49 निकल के आया। तो हमारा आंसर हो गया 11, क्योंकि 11 से भाग देने पे 49 आएगा। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है भाई साहब, इतनी बड़ी संख्या को मैंने 539 पे कैसे लाया, ये बात आपको समझना है। चाहे वर्ग पूछे और चाहे घन पूछे, घन होता तो 3 3 का पेयर लगाते, जैसे अभी मैंने 2 पेयर लगा के इसको भूल गया, फिर 3 का पेयर 2 बार मिल गया था, इसको भूल गया। अगर घन होता ना तो 3 को लगाते, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न मैंने अब होता है मेन जो है आपको मैं पहले बताया हूं उसका रिवीजन। 8200 रुपया मूलधन पर 12% तिमाही ब्याज के दर से 6 माह का ब्याज क्या होगा। देखिए, तिमाही ब्याज जो है आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि तिमाही ब्याज क्या होता है, छमाही ब्याज क्या होता है, पांचमाही ब्याज क्या होता है और वार्षिक ब्याज क्या होता है। आपको कैसे ऑपरेशन करना है रेट और टाइम को, चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। थोड़ा सा इसके बीच में गैप ला लेते हैं क्वेश्चन में। इसको बनाने के लिए यहाँ पे आपको तिमाही रेट है, मैंने बताया था भाई ये तिमाही हो छमाही हो, आपके जो है रेट और टाइम के साथ ऑपरेशन करना पड़ता है। ये ऑपरेशन वाला जो अंक आता है वो कहाँ से आता है, मैंने कहा था भाई 12 महीने की 1 साल होती है। अगर छमाही है तो 6 से भाग देंगे, रिजल्ट आता है 2। अगर छमाही की बात होगी तो रेट को 2 से भाग देते हैं और टाइम को 2 से गुना करते हैं। तिमाही की बात आ गई है तो 3 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4। इसी 4 से रेट को भाग दे डालेंगे और टाइम को 4 से गुना कर डालेंगे। तो हमें अभी तिमाही के हिसाब से चलना है, ठीक है, क्योंकि तिमाही संयोजन होता है यहाँ पर लिखा है।
है ना। तो मैं पहले जो है रेट और टाइम को ऑपरेशन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपका 12% रेट है, तिमाही है, 4 से भाग डालेंगे आप, 4 से भाग डालेंगे, रेट आपका कितना निकल गया 3%। समय है 6 महीना मतलब हाफ ईयर है, 4 से गुना करना पड़ेगा मतलब 2 निकल गए। आपका जो फाइनल समय आ गया और रेट आ गया ये 3% और 2 साल आ गया। अब 2 साल के लिए तो आप हमसे बेटर ही जानते हैं, अब तो सीख लिए हैं। 2r r स्क्वायर में जानना है तो 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, सॉरी 3 दूना के 6, 2r होता है भाई, 3 दूना के 6 दशमलव क्या होता है r स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। एक चीज ध्यान देने वाला बात यहाँ पर है कि मैंने आपको कहा था कि स्लैब के बाहर मुझे हमेशा 2 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही अंक आया, तो क्या ऐसे छोड़ेंगे? नहीं, गलती हो जाएगी। तो 6 पॉइंट, इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, हमेशा 2 अंक चाहिए ही चाहिए। तो 6.09% जो है इस मूलधन का निकाल देंगे तो ये वाला सवाल आपका संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, 5000 का 50/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए ये सवाल जो है आपके एग्जाम के आए हुए हैं, 16.2/3% रेट दे रहा है और 2 ही वर्ष समय दे रहा है। तो 2r r स्क्वायर में आप इसे नहीं रख पाएंगे, गारंटी है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये 4, 5, 6 नहीं है कि आप रख दोगे। तो ऐसे सवाल भी सीख के जाए अपने तरीके से। ठीक है, तो भाई 50/3% है, 50/3% है ना। तो मैं प्रतिशत को हटाऊंगा, अगर 2 वर्षों के लिए है तो मैं जैसा बना रहा हूँ ऐसा आपको भी सीखना है ना। तो अब मैंने फ्रिक्शन वाले का, जब फ्रिक्शन में रेट हो, है ना, तो 50/3 लिख लेते हैं और परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे 100 डालना पड़ेगा। 50 से कट गया 100, ये जो है फ्रिक्शन के रूप में 1/6 आ गया। ठीक है, रेट को मैं 50/3 से लेके 1/6 पे ले आया हूँ। कैसे लाया हूँ? परसेंटेज को हटा के 100 डाला, 100 50 से कट गया, मिला के दिया रहेगा हमेशा, ऊपर में हमेशा 1 बचेगा, नीचे में कुछ अंक बचेगा। ठीक है, और 2 साल का समय रहेगा। ठीक है, 1/6 आ गया है, 2 साल का हमारा समय है। इसको बनाने के लिए जो नीचे में है उसका स्क्वायर करते हैं तो 36, और उससे अगला पहाड़ा का स्क्वायर करते हैं। 6 के बाद अगला क्या अंक आता है? 7, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, और यही जो नीचे में आया है इसको घटा देते हैं 36। तो 49 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा भाई? 49 में 36 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, और 4 में से 3 गया तो 1, तो 13/36। इस मूलधन का आप 13/36 निकाल दीजिए, आपका आंसर ये वाला सवाल की संतुष्टि हो गई है। समझ में आया? फिर से देखिए, 1/6 निकला था, 1/6 कहां से निकला था? 50/3 है, परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाया, 100 डाला नीचे, इसको काटा 2 से, तो 1/6 निकला। 1/6 तक समझ में आ गया। 1/6 जब फ्रिक्शन में, ये रेट है, ये रेट है, जब फ्रिक्शन में क्या करते हैं कि जो नीचे में रहता है उसको मैं स्क्वायर करता हूं तो 36, उससे अगला का स्क्वायर करता हूं तो 6 के बाद 7 तो 49, और यही घटा देता हूं 36, तो हमारा आ गया 13/36। यही 13/36 हमारे को निकालना है। किसका? मूलधन का आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। 5000 रुपये का 13/36, 13 का मतलब गुना जी, ठीक है ना, 36, इसी को काटिए, आपका आंसर हो जाएगा। 9 से कटेगा 4, 9 चौका 36, और ये 4 से कटेगा, 4 1 4, 1 पर 0 10, 4 दूनी के 8, 2 पर 0 20, 4 बच्चे के 20, और ये कट गया 1250 गुने 13/9। ठीक है, यही आपका आंसर होने वाला है। चलते हैं आगे। आंकड़े मैंने अपने मन से रख लिए हैं मूलधन, इसीलिए जो है कटा नहीं तो एग्जाम में आपको कटने लायक ही देगा, डोंट वरी। अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो डिफरेंस बराबर क्या होता है? PR स्क्वायर अब बट्टा 100 का स्क्वायर, 2 वर्षों के लिए, है ना। इसी पे आपको रख देना है। ये सब दिखा रहा हूँ सिर्फ कि आपको एग्जाम के अंदर डांट नहीं खटखटाना है, एग्जाम में बना के आना भाई। तो ये 20 है, और ये जो है P कितना दे रखा है? 1000, है ना। R पता नहीं, R ही निकालना ना, R पता नहीं है। और उसके बाद 2 बार 100 नीचे लिखना है, कैलकुलेशन करना है, 2 0 से 2 0, 1 0 और खत्म हो गया। यही 0 चला जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 200। 200 जो है आपका क्या R स्क्वायर का वैल्यू है, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 गुने 10 और गुने 2 होगा, तो 10√2 हो जाएगा ये R का वैल्यू। आपको बनाने से मतलब है, जानता हूँ √2 का जो है रेट लेना बहुत ही डिफिकल्ट है ना, लेकिन फिर भी आंकड़े कुछ ऐसे मैंने रखा है ना, तो बिना सोचे समझे आंकड़ा रखेंगे तो ऐसे ही आएगा, है ना। आपको मैं सिर्फ बनाना सिखाना चाहता हूँ, आंकड़ा तो एग्जाम में सेम थोड़ी मिलेगा, वो तो कुछ भी आएगा, बनाने आएगा वो तो सब, मतलब सब चीज सुलट जाएगा, है ना। साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में दुगुना
हो जाता है तो कितने वर्षों में 5 गुना होगा। देखिए मैंने बताया था इसका देहाती सूत्र कि कितने वर्षों में कितना गुना होता है, तो 8 वर्षों में होता है दुगुना, तो दुगुना होता है तो 2 में से 1 कितने वर्षों में, तो 8 वर्षों में। कितना गुना रिक्वायर्ड है, 5 गुना, तो 5 में से 1 समय आप निकाल लेंगे T2 यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 गुने T2 मतलब T2, 5 में से 1 गया तो 4, 8 चौका 32, 32 साल में जो है 5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के सभी जो भी मेरे तरफ से जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो मुझे लगा कि एग्जाम में आएगा मैथ के, वो सभी प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय